नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 33 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आप लोग एक बार ये जरूर कमेंट करके बताइएगा कि 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को सॉल्व किए हो। ये सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कार्य पासा घन से उसी तरह से संबंधित है जैसे कि गेंद खाली स्थान से संबंधित है। दोस्तों ये जो प्रश्न है एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कार्य है जिस प्रकार से पासा का संबंध घन के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है गेंद का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले खाली स्थान पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पासी का जो आकार होता है वो घन का आकार का होता है, उसी प्रकार से गेंद का जो आकार होता है वो गोला आकार होता है, यानी कि इस वाले खाली स्थान पर जो है वो आपका गोला भरा जाएगा। गोला आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कार्य है उस संख्या का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कार्य है जिस प्रकार से 12 का संबंध 36 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 18 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 12 से हम लोग 36 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 12 गुना 3 करते हैं तो ये आपका 36 बनता है। वही से हम आगे करेंगे, आगे संख्या 18 है तो हम लोग 18 गुना 3 करेंगे, 18 गुना 3 आपका 54 होता है। ध्यान से देखिएगा तो 54 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 12 से 36 लाने को। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 36 आपका क्या है तो 6 का स्क्वायर है, यानी कि अगर हम लोग 12 से पहले 6 ले आते हैं तो आसानी से हमारा 36 बन जाएगा। 12 से 6 लाने के लिए अगर हम लोग 12 में 2 से भाग करते हैं तो ये आपका 6 बनता है और 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है। उसी प्रकार से आगे संख्या 18 है तो 18 में भी पहले हम लोग 2 से भाग करेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा। फिर हम लोग 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 बनता है। 81 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 81 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कार्य दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका 77 दिया गया है, 77 के आगे फिर से आगे आपका 77 है, 77 के आगे आपका 79 दिया गया है, 79 के आगे आपका 237 दिया गया है, 237 के आगे आपका
241 दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों ये जो प्रश्न है एसएससी जीडी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को, तो देखिए 77 से आपका 77 है। अगर हम लोग पहले 77 गुना 1 करते हैं तो आपका 77 बनेगा। आगे देखिएगा 77 से आपका 79 है, यहाँ पर आपका +2 है। आगे देखिए 79 से आपका 237 है। 79 गुना 3 जो दोस्तों होता है वो आपका 237 होता है। आगे देखिएगा 237 से आगे 241 है, यहाँ पर आपका +4 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिए गुना 1 +2 गुना 3 +4, देखिए एक बार गुना करता है तो एक बार प्लस करता है। देखिए प्लस, देखिए गुना 1 है +2 है गुना 3 है +4, यानी कि अगला आपका गुना 5 हो जाएगा। 241 गुना 5 जो है वो आपका 1205 बनेगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। 1205 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 1205 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो अक्षर समूह की निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले जो है वो आपका ZML दिया गया है। ZML के आगे देखिएगा तो WKK दिया गया है। इसके आगे देखिएगा तो इसके आगे आपका TIJ दिया गया है। इसके आगे देखिए आपका QGI दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो Z से आपका W है, यहाँ पर आपका -3 है। M से आपका K है, यहाँ पर -2 है। L से आपका K है, -1 है। आगे देखिएगा W से आपका T है, फिर से -3 है। K से आपका I है, -2 है। K से J है आपका यहाँ पर -1 है। आगे देखिएगा T से आपका Q है, -3 है। I से आपका G है, -2 है। J से आपका I है, -1 है। यानी कि एक बार -3 करता है तो एक बार -2, उससे अगला में -1। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले अक्षर में क्या करेंगे, -3 करेंगे। Q आपका 17वें नंबर पर होता है ABCD के क्रम में। 17 - 3 आपका 14 और 14वें पर N होता है। दूसरे वाले में -2 करना है। G आपका 7वें पर होता है। 7 - 2 आपका 5 और 5वें पर आपका E होता है। तीसरे वाले में -1 करना है। I 9वें पर होता है। 9 - 1 आपका 8 और 8वें पर H होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका NEH दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। NEH अगर आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में वक को 77 लिखा जाता है और ड्राइव को 102 लिखा जाता है। उसी भाषा में स्विंग को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा वर्क से आपका 77 किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग वर्क को देखिएगा तो वर्क जो है वो आपका WALK से मिलकर बनता है। अगर सबसे पहले हम लोग ये सभी अक्षर के विपरीत अक्षर को लिखते हैं तो W का विपरीत अक्षर आपका D होता है, A का विपरीत अक्षर Z होता है, L का विपरीत अक्षर आपका O होता है और K का विपरीत अक्षर जो है वो देखिएगा तो आपका P होता है। अब ये सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो D जो है वो आपका चौथे नंबर पर होता है, Z ये आपका 26वें पर होता है, O ये आपका 15वें पर होता है और P ये आपका 16वें पर होता है। ये सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 4 + 26 ये आपका 30 हो जाएगा, 30 + 15 जो है ये आपका 45 हो जाएगा और 45 + 16 जो है ये आपका 61 हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर 77 दिया गया है। अगर आप लोग वर्ग में अक्षरों के संख्या देखिएगा तो आपका 1 2 3 4 अक्षर दिया गया है। कितना अक्षर है? 4 है तो हम लोग प्लस करेंगे 4 का स्क्वायर। देखिएगा 61 प्लस करेंगे 4 का स्क्वायर 16 होता है, 61 + 16 जो है वो आपका 77 होता है। 77 आपका यहाँ पर दिया गया है। आगे आपका ड्राइव है, ड्राइव जो है वो आपका DRIVE से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर के पहले हम लोग विपरीत अक्षर को लिखेंगे तो D का विपरीत अक्षर आपका W होता है, R का विपरीत अक्षर आपका I होता है, I का विपरीत अक्षर आपका R होता है, V का जो विपरीत अक्षर है वो आपका E होता है और E का विपरीत अक्षर आपका V होता है। अब ये सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो W ये आपका 23वें नंबर पर होता है, आगे I है ये आपका 9वें नंबर पर होता है, आगे R है ये आपका 18वें नंबर पर होता है, आगे E है ये आपका 5वें नंबर पर होता है, आगे V है ये 22वें नंबर पर होता है। इसके भी सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 23 + 9 आपका कितना बनेगा? 23 + 9 जो है ये आपका 32 हो जाएगा। 32 + 18 50 बनता है, 50 + 5 आपका जो है वो 55 हो जाएगा और 55 + 22 जो है वो आपका 77 हो जाएगा। अब आप लोग ये देखिएगा ड्राइव में आपका कितना अक्षर है तो 1 2 3 4 5 अक्षर दिया गया है, यानी कि हम लोग प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। 77 + 25 आपका कितना हो जाएगा? 77 + 25 जो है वो आपके 102 हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा 102 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो वही से हम आगे करेंगे। आगे देखिएगा आपका SWIM दिया गया है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग विपरीत अक्षर लिखेंगे तो S का जो विपरीत अक्षर होता है वो आपका एस का विपरीत अक्षर देखिएगा तो आपका H होता है, आगे आपका W है, W का D होता है, आगे I है, I का विपरीत अक्षर R होता है, आगे M है, M का आपका N होता है। ये सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार हम लोग लिखेंगे तो H 8वें नंबर पर होता है, D ये आपका 4थे पर होता है, R ये आपका 18वें पर होता है और N ये आपका 14वें पर होता है। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 8 + 4 आपका 12, 12 + 18 आपका 30, 30 + 14 जो है ये आपका देखिएगा 44 होता है। कितना अक्षर है तो आपका 1 2 3 4 अक्षर दिया गया है। प्लस करेंगे हम लोग 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 44 + 16 जो है वो आपका 60 बनेगा। 60 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध को सर्वोत्तम तरीके से निरूपित करता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। कद्दू, पालक और आलू का किस प्रकार से
आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कद्दू, पालक और आलू में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये सभी सब्जियां है, लेकिन कद्दू आपका अलग होता है, पालक अलग होता है और आलू जो है वो आपका अलग होता है। यानी कि ये तीनों शब्द आपके अलग अलग दिए गए हैं। यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, तीनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। इस वाले पार्ट में आपको अलग अलग प्रकार के 16 इम्पोर्टेंट प्रश्न कराए जाएंगे। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन पहले आपको कह रहा है सभी फूल सुंदर है। सभी फूल क्या है, सुंदर है। यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम जो है वो सुंदर के अंदर फूल हो जाएगा। ये जो आरेख है आपका सुंदर के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है आपका फूल के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है ये आपका सुंदर के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर सुंदर भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये जो आरेख है आपका फूल के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर फूल भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहा है वैदेही सुंदर है। वैदेही क्या है, सुंदर है। यानी कि सुंदर के अंदर जो है वैदेही हो जाएगा। यानी कि ये जो आरेख है आपका वैदेही के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर वैदेही भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है वैदेही एक फूल है। ध्यान से देखिएगा, तो फूल के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, वैदेही के लिए आरेख आपका ए है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया गया है। यानी कि वैदेही जो है एक फूल नहीं है, यानी कि ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 आपको कह रहा है कुछ सुंदर फूल है। ध्यान से देखिएगा, तो सुंदर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, फूल के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। सुंदर के अंदर ये आपका फूल दिया गया है, यानी कि कुछ सुंदर जो है वो आपके फूल हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। केवल निष्कर्ष 2 आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में केवल निष्कर्ष 2 को सही किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है क्यू आर की माँ है, पी क्यू का पति है, एस आर का भाई है, पी का एस से क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो प्रश्न है SSC CGL एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और प्रश्न को समझिएगा और खुद से सॉल्व कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है क्यू आर की माँ है। क्यू कौन है, तो आर की माँ है। माँ जो होती है एक पीढ़ी ऊपर के होती है, यानी कि आर से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे, तो आर से ऊपर हम लोग क्यू को रखेंगे। क्या रिश्ता है, माँ का है, तो आप लोग यहाँ पर माँ भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है पी क्यू का पति है। पी कौन है, तो क्यू का पति है। पति जो होता है एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि क्यू के सामने किसको रखेंगे, तो पी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पति का है, तो आप लोग यहाँ पर पति भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा।
आगे प्रश्न आपको कह रहा है एस आर का भाई है। एस कौन है? तो आर का भाई है। भाई जो होता है एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि आर के सामने किसको रखेंगे? तो एस को रखेंगे। क्या रिश्ता है? भाई का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है पी का एस से क्या संबंध है। देखिए ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एस जो है वो आर का भाई है, और आर का माँ कौन है? तो क्यू है, और क्यू का पति कौन है? तो पी है, भाई है। यानी कि क्यू का जो बेटा है वो आपका एस लगेगा, यानी कि पी का भी बेटा जो है वो एस लगेगा, यानी कि एस का जो पी है वो पिता लगेगा। पिता आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर क्या रिश्ता बनता है? तो पिता का रिश्ता बनता है। एस का जो पी है वो पिता है। पिता ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और समार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शहर, भवन, राज्य, देश और महाद्वीप का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला शब्द जो है वो आपका भवन बनेगा, यानी कि 2 नंबर। भवन के बाद अगर आप लोग देखिएगा तो आपका शहर हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। शहर के बाद आपका राज्य बनेगा, यानी कि 3 नंबर। राज्य के बाद आपका देश हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। और देश के बाद जो है वो आपके महाद्वीप हो जाएंगे, यानी कि 5 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2, 1, 3, 4, 5 दिया गया है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में, तो आपका 2, 1, 3, 4, 5 दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कहा रहा है यदि 2 जून 1995 को शुक्रवार है तो 16 जून 1996 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न है, और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है। पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा तो देखिए प्रश्न आपको कह रहे हैं 2 जून 1995 को शुक्रवार है, और आप लोगों से क्या पूछ रहे हैं? 16 जून 1996 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यानी कि 2 जून 1995 को शुक्रवार है और आप लोगों से पूछ रहे हैं 16 जून 1996 को कौन सा दिन होगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग सबसे पहले 2 जून 1995 से लेकर दोस्तों 2 जून 1996 तक का दिन को देखते हैं तो ये आपका पूरा 1 साल बनता है। ये जो है आपका पूरा 1 साल बनता है। और आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 1995 जो है ये आपका सामान्य वर्ष है, और 1996 जो है ये आपका लीप ईयर वर्ष है। इसमें 4 से आपका पूरा भाग लगता है, और जब भी आपका लीप ईयर वर्ष बनता है तो दिन जो है वो आपके 2 दिन बढ़ जाते हैं। साल में जो है वो आपके 2 दिन बढ़ जाते हैं, यानी कि 2 जून 1995 से लेकर 2 जून 1996 तक में जो है वो आपका 2 दिन बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर आपका 2 जून है, और यहाँ पर जो है वो आपके 16 जून है, यानी कि इसमें भी आपके 14 दिन बढ़ते हैं, और 2 दिन साल वाला बढ़ता है। तो 14 + 2 करते हैं तो आपके 16 दिन बनते हैं। जब हम लोग 16 में दोस्तों 7 से भाग करेंगे, 7 से हम लोग इसलिए भाग करते हैं कि सप्ताह जो है वो आपका 7 दिनों का होता है। 7 दिनों के बाद जो है वो आपका फिर से दिन आ जाता है। 16 दिन जो है ये आपके विषम बनते हैं। जब हम लोग इसमें 7 से भाग करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो आपका 14 हो जाएगा। 2 दिन जो है वो आपके विषम दिन बनते हैं। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि शुक्रवार दिन है तो शुक्रवार +2 करेंगे। शुक्रवार +2 जो है वो आपका रविवार होता है। रविवार ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कार्य दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ध्यान से अगर आप लोग प्रश्न को देखिएगा तो इस वाले लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 224 है, 330 है और क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 8 और 14 से 224 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 11 और 15 से 330 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 9 और 12 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा 8 और 14 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 224 बन जाए। एकदम आसान सा प्रश्न है, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगर दोस्तों सबसे पहले ये दोनों संख्या को हम लोग आपस में गुना करते हैं तो देखिएगा 8 है और दूसरा संख्या 14 है। 8 गुना 14 जो है वो आपका 112 होता है और 112 में फिर से अगर हम लोग 2 से गुना करते हैं तो 112 गुना 2 जो है वो आपका 224 बनता है। वही से हम लोग आगे करके देखेंगे। आगे देखिएगा 11 और 15 है, इसके भी दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 11 गुना 15 जो है वो दोस्तों आपका दिखेगा। तो 11 गुना 15 अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 165 होता है। इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो 165 गुना 2 जो है वो आपका 330 होता है। देखिए 330 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही से हम लोग आगे करेंगे। पहले ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो देखिएगा 9 गुना 12 आपका कितना हो जाएगा, 9 गुना 12 जो है वो आपका 108 होता है। जब हम लोग 108 में 2 से गुना करते हैं तो आपका 216 बनता है। 216 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 216 भरा जाएगा। दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कार्य निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तीर, चाकू, बंदूक और सैनिक में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो तीर, चाकू और बंदूक जो है ये आपके हथियार होते हैं, जबकि सैनिक ये तीनों शब्द से अलग दिया गया है, यानी कि सबसे अलग शब्द आपका सैनिक बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कार्य नीचे दी गई दो संख्याओं को आपस में बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और ये समीकरण का मान 6 है और ये जो समीकरण है ये आपका गलत दिया हुआ है। कौन से दो संख्या को आपस में बदलने पर ये समीकरण आपका सही हो जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग समीकरण को ध्यान से देखिएगा तो 4 + 2 भागा 3 है और गुना 8 है। देखिए 2 में 3 से जो है वो आपका भाग नहीं लगता है। अगर दोस्तों हम लोग 3 के जगह पे 4 और 4 के जगह पे 3 को रखकर इस वाले समीकरण को हल करके देखते हैं तो देखिए पहले 4 है, 4 के जगह पे 3 को रखेंगे, प्लस करेंगे हम लोग 2, भागा करेंगे यहाँ पर देखिएगा आपका 3 है, 3 के जगह पे 4 को रखेंगे, गुना करेंगे 8, माइनस करेंगे 1।
जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो 3 प्लस करेंगे 2/4 जो है ये आपका 1/2 हो जाएगा। गुना करेंगे हम लोग 8 माइनस करेंगे 1। देखिए 2 से 8 को काटेंगे तो आपका 4 से कटेगा। आगे दिखेगा 3 प्लस करेंगे 4 माइनस 1 हो जाएगा आपका कितना 3 + 4 7, 7 - 1 आपका 6 बनता है। 6 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि दोस्तों 3 और 4 को आपस में बदलने पर ये जो समीकरण है ये आपका सही हो जाएगा। 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें चौथा पद तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये भी आपका एनालॉजी का प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा SMART से आपका MSTTR किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा CROWN से आपका कौन सा अक्षर बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से दिखेगा तो सबसे पहले जो है वो आपका SMART दिया गया है और इससे क्या लिखा हुआ है तो इससे आपका जो है वो ध्यान से दिखेगा तो MSTTR दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से दिखेगा दोस्तों तो देखिए पहले वाले अक्षर को दूसरे में और दूसरे वाले को पहले में, आगे देखिएगा तो यहाँ पर जो है वो चौथे वाले को जो है वो पांचवें में और पांचवें वाले को चौथे में कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए ए से आपका टी है। अगर आप लोग यहाँ से देखिएगा बीच वाले अक्षर को तो ए से आपका टी है, यहाँ पर जो है वो आपका +19 कर दिया गया है। वही से हम लोग आगे करेंगे। आगे अगर आप लोग देखिएगा तो CROWN दिया गया है और इससे आपका जो है क्या बनेगा तो पहले वाला अक्षर आपका दूसरे में और दूसरे वाले अक्षर आपका पहले में, उसके बाद देखिएगा चौथे वाले अक्षर आपके पांचवें में और पांचवें वाले अक्षर जो है वो आपके चौथे में हो जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा तो ए से आपका टी है, ए आपका पहले नंबर पर होता है और टी जो है ये आपका 20वें नंबर पर होता है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो +19 कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे तो +19 करेंगे। O+19 आपका कौन सा अक्षर बनेगा, ओ जो है वो आपके 15वें पर होते हैं। और दोस्तों आप लोग याद रखिएगा ABCD में जो है वो आपके टोटल 26 अक्षर होते हैं। 26 के बाद जो है वो आपके फिर से ABCD आ जाती है, यानी कि जब हम लोग O+19 करेंगे तो ये आपका H हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका जो है वो RCHNW दिया गया है, RCHNW। अगर आप लोग देखिएगा तो RCH और NW ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीलम उत्तर की ओर 45 मीटर चलती है और फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 35 मीटर चलती है, वहाँ से वह दाईं ओर मुड़ती है और 26 मीटर चलती है और तब वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 35 मीटर चलती है, अंत में बाईं ओर मुड़ती है और अपने घर तक पहुँचने के लिए 17 मीटर चलती है। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा दिशा में जो होता है वो पूरब आपका ए वाला दिशा होता है, पश्चिम ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है नीलम उत्तर की ओर 45 मीटर चलती है। उत्तर आपका ए वाला दिशा यानी कि नीलम पहले ए वाला दिशा में 45 मीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा
फिर वह बाई ओर मुड़ती है और 35 मीटर चलती है। जब यहाँ से बाई ओर मुड़ेगी तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा। ए वाला दिशा में वह 35 मीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, वहाँ से वह दाई ओर मुड़ती है और 26 मीटर चलती है। जब यहाँ से दाई ओर मुड़ेगी तो इसका दिशा जो है ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में नीलम जो है वो 26 मीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, तब फिर से दाई ओर मुड़ती है और 35 मीटर चलती है। जब यहाँ से वह फिर से दाई ओर मुड़ेगी तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह फिर से 35 मीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, अंत में बाई ओर मुड़ती है और अपने घर पहुँचने के लिए 17 मीटर चलती है। जब यहाँ से वह बाई ओर मुड़ेगी तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में अंत में वह 17 मीटर चलती है। आगे आप लोगों से पूछ रहा है वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए नीलम जो है यहाँ से चलना शुरू किया है और यहाँ तक चलकर आया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी है वो आपका 45 मीटर है और ए वाला दूरी आपका इधर 26 मीटर, यानी कि ए वाला भी आपका 26 मीटर बनेगा और ए वाला दूरी आपका 17 मीटर दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, 45 मीटर प्लस करेंगे 26 मीटर प्लस करेंगे 17 मीटर, तो आपका कितना हो जाएगा, 45 प्लस 26 आपका कितना बनता है, 71 बनता है। 71 प्लस 17 जो है वो आपका 88 हो जाएगा। 88 मीटर आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 88 मीटर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। तो इस वाले प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। इस वाले चैनल पर आपको डेली जो है रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।